पेनी पलासियोस अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर 2 जून से लेकर 4 जून तक भारत आए। उनका ये 3 दिवसीय दौरा भारत और पराग्वे के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। रविवार को राष्ट्रपति पेना नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पेना के सम्मान में एक औपचारिक दोपहर भोज का भी आयोजन किया। इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, कृषि, ऊर्जा, तकनीक और स्टार्टअप सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ये वार्ता इन क्षेत्रों में भारत और पराग्वे के संबंधों का नई मजबूती के साथ उनको मजबूती देगी। राष्ट्रपति पेना की भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी शिष्टाचार भेंट निर्धारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक राजकीय भोज का भी आयोजन करेंगी, जो दोनों देशों की घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक होगी। दिल्ली में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद राष्ट्रपति पेना मुंबई जाएंगे। मुंबई में वो राज्य के नेताओं, उद्योगपतियों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों और तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और पराग्वे के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। ये दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच सामरिक और दोनों देश वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का निरंतर समर्थन करते आए हैं। इस उच्च स्तरीय वार्ता में उम्मीद की जा रही है कि भारत और पराग्वे के बीच सहयोग की नई राहें खुलेंगी, जिससे दोनों देशों को परस्पर लाभ होगा। राष्ट्रपति सैंटियागो पेना का ये दौरा भारत और लैटिन अमेरिका देशों के बीच मजबूत होगी और साझेदारी को भी मजबूत करेगा। क्या कोई देश 4000 किलोमीटर दूर तक ड्रोन भेजकर हमला कर सकता है? क्या यह युद्ध का नया चेहरा है या फिर पश्चिमी ताकतों की शह पर चल रहा यूक्रेन का टेरर ड्रोन मॉडल है? जी हां, बीते रविवार को रूस के 5 सैन्य एयरबेस यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन के निशाने पर आए और दावा यह किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट, जिनमें A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स शामिल हैं, या तो ये जल गए या बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। ये हमला यूक्रेनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया, मुर्मांस्क और इरकुत्स्क, इवानोवो, दयाजन और अमूर जैसे क्षेत्रों में किया गया। इनमें से कुछ एयरबेस 6000 किलोमीटर तक की दूरी पर हैं। बताया गया है कि A-50 जैसे विमान बेहद दुर्लभ हैं और रूस के पास इनकी संख्या केवल 10 है। ऐसे A-50 की अनुमानित कीमत लगभग करीब 3000 करोड़ रुपए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी SBU ने खुद कबूल किया कि उन्होंने रूस के अंदर छुपे एजेंटों की मदद से ट्रकों में ड्रोन को छुपाया, फिर अमेरिका और नाटो का पूरा प्लान। वही बीते रविवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि यूक्रेन के किए गए ड्रोन हमले में रूस के 5 सैन्य एयरबेसों को निशाना बनाया गया, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने क्षतिग्रस्त विमानों की संख्या का स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं दिया। इवानोवो, दजायन और अमूर क्षेत्रों में अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन मुर्मांस्क और इरकुत्स्क के एयरबेस में कई ड्रोन लक्ष्य तक पहुंच गए। रूस ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ ड्रोन हमले एयरबेस के नजदीक से ही लॉन्च किए गए। मुर्मांस्क के ओलेनोग्स और इरकुत्स्क के एयरबेस पर ट्रेलर ट्रकों से ड्रोन उड़ाए गए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उन्होंने रूस के कुल 41 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया है। यूक्रेनी रिपोर्ट के अनुसार मुर्मांस्क का ओलेन्या, इरकुत्स्क का बेलाया, इवानोवो का इवानोवो और रजायान का डाइगिलेवो एयरबेस प्रमुख लक्ष्यों में शामिल थे। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब इस्तांबुल में सोमवार को रूस यूक्रेन के बीच $1 का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रक से FPV ड्रोन को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन के दावे सही साबित होते हैं
परंतु ये रूस की वायुसेना के लिए एक बड़ी रणनीतिक क्षति हो सकती है। रूस के पास A-50 जैसे विमान सिर्फ 10 है और इनकी कीमत है 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इन्हें हवा में उड़ती हुई कमांड सेंटर कहा जाता है। अब सोचिए, 40,000 के ड्रोन ने 3000 करोड़ के विमान को चुपचाप तबाह कर दिया। क्या ये नया आतंकवाद नहीं? जब दुनिया शांति वार्ता की ओर बढ़ रही थी, तभी रूस के भीतर यूक्रेनी ड्रोन हमला करते हैं। क्या ये संयोग है या फिर सोची समझी साजिश? सिर्फ एयरबेस ही नहीं, यूक्रेनी एजेंटों ने रूस के ब्रायंस्क और कुर्स्क इलाकों में रेल पुल भी उड़ाए। ट्रेनें पटरी से उतरी, आम नागरिक मार गिराए गए। 18 महीनों से इस ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे थे। क्या कोई लोकतांत्रिक देश इस तरह की गुप्त साजिशों में शामिल हो सकता है? और अगर होता है तो वो आतंकवाद से अलग कैसे है? यूक्रेन रूस का ये है। सवाल ये नहीं कि यूक्रेन ने हमला किया, सवाल ये है कि अगर ऐसा हमला भारत पर हो तो क्या हम इतना ही चुप्पी साधेंगे? ये युद्ध नहीं है, ये भविष्य की ड्रोन जिहाद की आहट है और हमें सतर्क रहना जरूरी है। गाजा में खाना बांटने के नाम पर मौत का कारोबार हो रहा है। बीते रविवार को दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में एक सहायता वितरण केंद्र पर फिर से गोलियों की बौछार हुई, जिसमें 32 फलस्तीनी मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। और ये सब उस समय हुआ जब वहां अमेरिकी संस्था GHF मौजूद थी, जिसे इजराइल का भी समर्थन मिला हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या GHF नाम की संस्था असल में मानवीय सहायता दे रही है या फिर गाजा में कुछ और खेला खेला जा रहा? लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। GHF का दावा है कि उसने रविवार को ही 16 ट्रकों के 8.85 लाख फूड पैकेट बांटे थे, जबकि जमीनी हालत बताते हैं कि भीड़, अफरा तफरी और मौतें इजराइल के आरोपों के बाद कि हमास मदद को चुरा रहा है। GHF को शुरू किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इन आरोपों को बिना सबूत करार दिया और GHF की कार्यप्रणाली को मानवीय नियमों के खिलाफ बताया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस जैसी एजेंसियां पहले से मौजूद थीं, तब अमेरिका और इजराइल को अपनी संस्था बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? क्या GHF एक एजेंसी नहीं बल्कि गाजा में अमेरिकी इजरायली दखल का एक नया चेहरा है? क्या ये संस्था खाने के पैकेट की मौत हुई है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं? 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, यानी हर दिन औसतन 160 जाने जा रही हैं। सवाल उठता है कि क्या GHF जैसी संस्थाएं आतंक के नाम पर गाजा में संवेदनशील हस्तक्षेप का नया हथियार है? क्या संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन अमेरिकी एजेंडे का शिकार हो चुके हैं? और सबसे अहम, क्या भूख के जूझते फलस्तीनी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मोहरा बन चुके हैं? अमेरिका के कोलोराडो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक बार फिर तुर्की और पाकिस्तान के बीच का भाई भाई रिश्ता सुर्खियों में, लेकिन इस बार मंच पर तालियां खुफिया एजेंसियों के लिए बज रही हैं। पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर दाइश के एक कुख्यात ऑपरेटिव ओजगुर उल्तन को अफगान पाकिस्तान सीमा से दबोच लिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ आतंक के खिलाफ जंग है या भारत के खिलाफ नई साजिश की बिसात है? दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की वकालत हो या फिर सैन्य सहायता की पेशकश। अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति को भाईजान बोल बोल कर थक नहीं रहे और इस गिरफ्तारी को उसी एहसान की किश्त समझा रहे। अल्तुन, जो तुर्की के लिए मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल था, पाकिस्तान की ISI और तुर्की की MIT की साझा कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है।
इस ऑपरेशन को दोनों देशों में खुफिया गठबोड़ की पहली सार्वजनिक और हाई प्रोफाइल सफलता भी बताया जा रहा है। यानी अब ये साझेदारी सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर भी एक्टिव है। जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को प्रचारित किया जा रहा है, उससे ये भी संकेत मिलते हैं कि अब तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ भारत के खिलाफ भी खुफिया स्तर पर तालमेल बैठा सकता है, खास करके तब जब इनके नेटवर्क अफगानिस्तान जैसे भारत मित्र देश तक फैले हुए हैं। क्या ये आतंक के खिलाफ कार्रवाई का मुखौटा है या कुछ और गहरी साजिश है? तुर्की दावे करता है कि दाइश उसके लिए आतंकवाद का दूसरा सबसे बड़ा खतरा है और 2013 में उसे आतंकवादी घोषित करने वाला पहला देश बना। लेकिन सवाल यह है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो अब तक सबसे वांटेड आतंकी को पाकिस्तान में कैसे छुपाया गया और क्या आईएसआई को उसकी भनक अब जाकर लगी है? जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को प्रचारित किया गया है, उससे लगता है कि जैसे दोनों देश एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं। तूने यूएनएससी में मेरा नाम चमकाया, मैंने तेरा आतंकी पकड़वाया। इस नाटक में असली खिलाड़ी कौन है और शिकार कौन है, ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान तुर्की की ये खुफिया जुगलबंदी आतंक के खिलाफ एकजुट है या फिर एकजुटता है या फिर भारत के खिलाफ साझा रणनीति, इस पर सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी भाईचारा हथियारों और खुफिया नेटवर्क में बदल जाए तो उसकी दोस्ती सबसे पहले लोकतंत्रों की ही चुभती है। भारत को न सिर्फ सीमा पर बल्कि खुफिया मोर्चे पर भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अब दुश्मन भाई बनकर पीछे से वार कर रहा है।